नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर इंडिया में। आज हम आप लोगों को एनसीईआरटी की क्लास 9 की जो पुस्तक है संचयन भाग 1 उसका लेसन नंबर 4 मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय इसके सारांश के बारे में बताएंगे। इनके जो लेखक है वो है धर्मवीर भारती। तो चलिए थोड़ा सा लेखक के बारे में भी जान लेते हैं। धर्मवीर भारती का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ? तो धर्मवीर भारती का जो जन्म है वो हुआ 1926 में और उनकी जो मृत्यु हुई वो हुआ 1997 में। ये जो लेखक थे वो बहुत ही बहुचर्चित लेखक एवं संपादक थे। कई पत्रिकाओं से जुड़े, पर अंत में धर्मयुग के संपादक के रूप में गंभीर पत्रकारिता का एक मानक निर्धारित किया। बहुमुखी प्रतिभा के बहुत ही धनी थे धर्मवीर भारती। उनकी जो लेखनी थी वो लेखनी कविता, कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध, आलोचना ऐसी बहुत सारी हिंदी साहित्य में उनकी लेखनी थी उन्होंने हिंदी साहित्य को क्या किया, समृद्ध किया, पूरा किया। उनकी बहुत सारी रचनाएं भी हैं जैसे सांस की कलम से, मेरी वाणी, गैरिक फसना, कनुप्रिया, गुनाहों के देवता आदि बहुत सारे उनके प्रसिद्ध रचनाएं भी हैं। धर्मवीर भारती को पद्मश्री की उपाधि से भी सम्मान किया गया और बहुत सारे राष्ट्रीय पुरस्कारों से भी उनको अलंकृत किया गया। तो ये थोड़ा सा इंट्रो था धर्मवीर भारती के बारे में। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सारांश के बारे में। मेरा छोटा सा निजी पुस्तकालय क्या है सारांश। यह पाठ लेखक धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है जिसमें उन्होंने अपने आत्मकथा के बारे में बताया। अपनी छोटी सी एक आत्मकथा है उसके बारे में लेखक ने लिख बताया है। सन 1989 में 1989 में जुलाई के महीने की बात है जब लेखक को तीन बड़े एक के बाद एक हार्ट अटैक आए थे। तो उन तीनों में से एक अटैक तो इतना खतरनाक था कि उस समय लेखक की नब्जें, सांसें, यहाँ तक कि धड़कन भी क्या हो गई थी, बंद हो गई थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि 1989 के जुलाई के महीने में लेखक को 3 बड़े हार्ट अटैक आए, वो भी एक के बाद एक। और जो तीसरा अटैक आया वो बहुत ही बड़ा अटैक था, बहुत ही खतरनाक अटैक था, जिसमें लेखक का जो क्या हुआ, नब्ज, सांस, यहाँ तक कि धड़कन भी क्या हो गई, बंद हो गई थी। उस समय डॉक्टरों ने उन्हें क्या कर दिया था, मृत घोषित कर दिया था। लेकिन एक डॉक्टर थे जिनका नाम था डॉक्टर बोर्जेस। उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, उन्होंने लेखक को क्या किया, 900 वॉट्स के शॉक दिए, जिसके कारण लेखक के जीवन तो लौट आए। वो जो शॉक्स दिए 900 वॉल्ट के, उससे लेखक के जीवन तो लौट आए। लेकिन इस प्रयोग के कारण लेखक का जो 60% हार्ट था, उनका जो दिल था 60%, वो क्या हो गया, हमेशा के लिए नष्ट हो गया, खराब हो गया। अब लेखक का जो हार्ट है वो कितना प्रतिशत काम कर रहा है, वो सिर्फ 40% हार्ट ही परसेंट काम कर रहा है। उस हार्ट में 3 रुकावटें भी थी। अब जिसके कारण लेखक का क्या करना था, ओपन हार्ट ऑपरेशन करना था। परंतु जितने भी सर्जन थे उनको डर था कि अगर इनका ऑपरेशन किया जाएगा तो यह भी हो सकता है कि ऑपरेशन के बाद हार्ट रिवाइव न हो, तो हार्ट ठीक न हो। तो सभी अन्य जितने भी विशेषज्ञ हैं पहले सबकी राय ली जाए। तो राय लेने के बाद क्या हुआ कि ऑपरेशन, जब राय ले लेंगे उसके बाद ऑपरेशन की सोचेंगे। तो जब तक डॉक्टर लोग सोचते हैं कि हम लोग आपस में बड़े बड़े विशेषज्ञों की राय लेंगे, तब तक लेखक को क्या करते हैं, घर में आराम करने की सलाह दे देते हैं और वो लेखक से कह देते हैं कि आप जाइए और घर में आराम करिए। लेखक का मन था कि उन्हें उनके बेडरूम में नहीं बल्कि उनके किताबों वाले कमरे में ही रखा जाए। अब लेखक इसी जीत को मानते हुए उनको कहाँ रखा जाता है, उनकी जो किताबें वाले कमरे होते हैं जहाँ पे चारों तरफ सिर्फ किताबों से ही भरा हुआ कमरा रहता है, उनको उन्हीं कमरे में क्या किया जाता है, लिटा दिया जाता है। उनको बेडरूम में नहीं लिटाया जाता है। अब लेखक को लगता था कि उनके प्राण क्या है, उसी कमरे की जो हजारों किताबें भरी हुई हैं, चारों तरफ रखी हुई हैं, उसी में बसा हुआ है। उनका जो प्राण है, आयु है, वो उन्हीं किताबों में बसा हुआ है, जो पिछले 40-50 सालों में धीरे धीरे लेखक के पास जमा होती गई थी। अब ये किताबें लेखक के पास धीरे धीरे करके 40-50 सालों में जमा हो गई थी। अब ये सभी किताबें लेखक के पास किस प्रकार जमा हुई, उन किताबों को इकट्ठा करने की शुरुआत लेखक ने कैसे की, अब इन सब के बारे में लेखक हमें बाद में बताते हैं। तो पहले तो लेखक ये सब बाद में बताते हैं, लेकिन पहले लेखक हमें क्या बताना चाहते हैं कि उन्हें किताबें पढ़ने और संभाल के रखने का शौक कैसे आया।
तो चलिए जानते हैं। अब इन सब की शुरुआत लेखक ने कहाँ से की? अपने बचपन से की। इन सब की शुरुआत कैसे होती है? बचपन से होती है। उनके पिता बहुत ही अच्छी सरकारी नौकरी करते थे। उस समय जब बर्मा रोड बन रहा था, तब उनके पिता ने बहुत सारा पैसा कमाया था। लेकिन लेखक के जन्म से के पहले ही उनके पिता को गांधी जी के द्वारा बुलाया गया। जब लेखक का जन्म नहीं हुआ था, उस समय उनके पिता को गांधी जी के द्वारा बुलाया गया था, जिसके कारण लेखक के पिता को क्या करनी पड़ी थी? सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ी थी। और पिताजी की सरकारी नौकरी छूट जाने के कारण वे लोग आर्थिक कष्टों से क्या कर रहे थे? गुजर रहे थे। बहुत ही उन घर में दिक्कतें हो रही थी, आर्थिक कमी हो गई थी। फिर भी लेखक के घर में पहले की तरह प्रतिदिन पत्र पत्रिकाएं आती रहती थी। मतलब लेखक के घर में हर दिन क्या होता था? सुबह पत्र पत्रिकाएं आती थी। और इन पत्र पत्रिकाओं में आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती, गृहिणी थी। कौन कौन सी पत्रिकाएं थी? आर्य मित्र, साप्ताहिक, वेदोदम, सरस्वती और गृहिणी। इन पत्रिकाओं के साथ साथ लेखक की भी 2 बाल पत्रिकाएं खास तौर पर आती थी, जिनका नाम था बाल सखा और चमचम। अब लेखक के घर में तो बहुत सारी पुस्तकें थी, परंतु उनकी प्रिय पुस्तक थी, वो थी स्वामी दयानंद जी की एक जीवनी, जो बहुत ही मनोरंजक शैली में लिखी हुई थी और अनेक चित्रों से सजी हुई थी। अब लेखक की माँ लेखक को स्कूल की पढ़ाई करने पर ज्यादा जोर दिया करती थी। क्यों? क्योंकि लेखक की माँ को ये चिंता लगी रहती थी कि उनका लड़का तो हमेशा क्या करता रहता है? पत्र पत्रिकाएं ही पढ़ता रहता है। कक्षा की किताबों को तो नहीं पढ़ेगा तो वो पास कैसे होगा? और लेखक स्वामी दयानंद की जीवनी तो पढ़ाई करते थे, जिसके कारण उनकी माँ को हमेशा यह डर बना रहता था कि कहीं वो खुद साधु बनकर घर से भाग न जाए। इसी कारण उनकी माँ को हमेशा चिंता होती रहती थी। लेखक कहते हैं कि जिस दिन उन्हें स्कूल में भर्ती कराया गया था, उसी दिन शाम को लेखक अपने पिता के साथ उनकी उंगली पकड़कर घूमने के लिए चले जाते हैं। जब उनके पिताजी लेखक को घुमाते हैं, तभी घुमाते घुमाते लोकनाथ की एक दुकान पर ताजा अनार का शरबत मिट्टी के बर्तन में बनता रहता है। वहां पर जाकर लेखक के पिताजी लेखक को क्या करते हैं? शरबत पिलाते हैं और लेखक के सिर पर हाथ रखकर बोलते हैं कि लेखक लेखक को बोलते हैं कि तुम मुझसे वादा करो कि अपने पाठ्यक्रम की सभी किताबें तुम उतना ही मन लगा के पढ़ोगे जितना मन लगा के तुम क्या पढ़ते हो? पत्रिकाएं पढ़ते हो, और पढ़ाई करोगे अपनी पुस्तकों को, पाठ्यक्रम की, और अपनी माँ की चिंता को क्या करोगे? दूर करोगे। तो लेखक ये सब कहते हैं कि यह सब उनके पिताजी का ही आशीर्वाद था, जिसके कारण लेखक कठिन मेहनत करके, लेखक कहते हैं कि यह सब क्या था? उनके पिताजी का आशीर्वाद था। उनके पिताजी तो उनको बोले ही रहते हैं कि मुझसे वादा करो कि तुम पाठ्यक्रम की किताबें पढ़ोगे। तो ये सब आशीर्वाद था, जिसके कारण लेखक कठिन मेहनत करके तीसरी चौथी कक्षा में अच्छे नंबर लाए, और 5वीं कक्षा में तो लेखक क्या आए? प्रथम आए। उनके आशीर्वाद से उन्होंने खूब मेहनत किया और तीसरी और चौथी कक्षा में अच्छे नंबर लाए, और 5वीं कक्षा में तो प्रथम आए। लेखक की इसी मेहनत को देखकर लेखक की माँ की आंखों में आंसू भर गए, और उन्होंने लेखक को क्या कर लिया? गले लगा लिया। लेखक के पिता केवल मुस्कुराते रहे और वे लेखक को कुछ बोले नहीं, क्योंकि लेखक को अंग्रेजी विषय में सबसे ज्यादा नंबर मिले थे। जब उनकी माँ उनको गले लगाती है तो लेखक के पिता मुस्कुराते रहते हैं, लेकिन वो कुछ बोलते नहीं है। क्यों? क्योंकि लेखक को अंग्रेजी विषय में भी सबसे ज्यादा नंबर मिले थे। इसी कारण और अच्छे नंबर मिलने के कारण लेखक को स्कूल से अंग्रेजी की 2 किताबें भी इनाम के रूप में प्राप्त हुई थी। उनमें से एक किताब में पक्षियों की जातियों, उनकी बोलियों, उनकी आदतों के बारे में जानकारी थी, तो दूसरी किताब थी वो थी ट्रस्टी द रग, जिसमें पानी के जहाजों की कथाएं थी। उसमें यही लिखा था कि जहाज कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से माल लाद कर कहाँ ले जाया जाता है, कहाँ से लेकर आया जाता है, जहाजों पर आने वाले नाविकों की जिंदगी कैसी होती है, यह सब उन किताबों में लिखा हुआ था। तो लेखक इन दोनों किताबों को पढ़ते हैं, और इन 2 किताबों ने क्या कर दिया? लेखक के लिए एक नई दुनिया का द्वार खोल दिया। उस दुनिया में पक्षियों में भरा आकाश और रहस्यों से भरा समुद्र भी था। लेखक के पिता ने उनकी अलमारी से, अब लेखक का तो 2 पुस्तक गिफ्ट में मिलता है,
पुरस्कार के रूप में प्राप्त होता है, क्योंकि वो अंग्रेजी में अच्छे मार्क्स पाए रहते हैं, फर्स्ट आते क्लास में। तो लेखक के पिता क्या करते हैं, लेखक के पिता की जो अलमारी रहती है, बहुत सारे उसमें खाने रहते हैं, उसमें से एक खाना क्या करते हैं, लेखक के पिताजी खाली कर देते हैं। वहां पे जो भी सामान होता है उसको हटा देते हैं और जगह बनाकर लेखक की वो जो मिली हुई पुरस्कार के रूप में जो 2 किताबें मिली रहती है, उन किताबों को क्या करते हैं, उस खाने में रख देते हैं। और लेखक से कहते हैं कि ये जो खाना है, ये जो भाग है, अलमारी का पार्ट, एक खाना, यह आज से तुम्हारे अपनी किताबों का रखने का जगह है, यह तुम्हारी अपनी खुद की लाइब्रेरी है। तो लेखक की लाइब्रेरी की शुरुआत कहाँ से शुरू हो जाती है, यहीं से शुरू हो जाती है लेखक की लाइब्रेरी की शुरुआत, जो आज धीरे धीरे बढ़ते 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 किसके रूप में बदल गया है, एक बड़े कमरे के रूप में बदल गया। लेखक बच्चे से किशोर अवस्था में आए, किशोर अवस्था से स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, डॉक्टरेट हासिल की, यूनिवर्सिटी में बच्चों को पढ़ाया, फिर उसके बाद पढ़ाना छोड़कर इलाहाबाद से बम्बई आ गए। वहां लेखक को अच्छी तरह से पूरा करने का अच्छी तरह से काम किए और अपने लाइब्रेरी का और भी क्या किया, विस्तार किए। लेखक को किताबें पढ़ने का बहुत शौक था, पर किताबें इकट्ठी करने का पागलपन कैसे सवार हुआ, यह भी जानते हैं। यह भी लेखक अपने बचपन के एक अनुभव में बताते हैं कि इलाहाबाद में विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी के साथ अनेक कॉलेजों की लाइब्रेरियां तो है ही, इसके साथ ही इलाहाबाद के लगभग हर मोहल्ले में क्या होती थी, उस समय एक एक लाइब्रेरी होती थी। हर एक मोहल्ले में एक एक लाइब्रेरी है। तो इलाहाबाद के हाई कोर्ट हैं, अतः वकीलों की अपनी अलग अलग वहां पे लाइब्रेरियां भी हैं, अध्यापकों की भी अपनी अलग अलग लाइब्रेरियां हैं। तो उन सभी लाइब्रेरियों को देखकर लेखक भी सोचता है कि क्या उनकी भी कभी ऐसी लाइब्रेरी होगी। लेखक के मोहल्ले में एक लाइब्रेरी थी जिनका नाम क्या था, हरि भवन। लेखक स्कूल से जब छुट्टी होते हैं तो उसी लाइब्रेरी में चले जाते हैं, और मोहल्ले के उस छोटे से हरि भवन में खूब सारे क्या थे, उपन्यास थे, बहुत सारे उपन्यास रखे हुए थे। जब शुक्ल जी, जो उस लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे, उस समय शुक्ल जी क्या थे, उसी लाइब्रेरी के लाइब्रेरियन थे, वे लेखक से कहते कि उठ जाओ बच्चे, पुस्तकालय बंद करना है। मतलब लेखक तो जब भी छुट्टी हो जाता है उस लाइब्रेरी में जाके पढ़ते रहते हैं, सभी लोग चले जाते हैं, लास्ट में लेखक ही बच जाते हैं, पुस्तकालय बंद करना पड़ता है, लाइब्रेरी बंद करना पड़ता है। तो उसको बंद करना होता है, तब शुक्ल जी उनके कहते हैं कि उठ जाओ बच्चे, मुझे क्या करना है, लाइब्रेरी को, पुस्तकालय को बंद करना है। तब लेखक, बहुत इच्छा तो होता नहीं उनका जाने का, बिना इच्छा के ही वहां से उड़ जाते थे। लेखक के पिता की जब मृत्यु हो गई, उसके बाद लेखक के परिवार पर बहुत ही आर्थिक स्थिति का संकट बढ़ गया, अब जिसके कारण फीस जुटाना भी तो बहुत ही मुश्किल हो गया, अब किताबें खरीदना भी संभव नहीं है। तो एक ट्रस्ट की तरफ से लेखक को कुछ रुपए मिलते हैं। लेखक उनसे ही क्या करते हैं, सेकंड हैंड की जो प्रमुख प्रमुख पाठ्य पुस्तकें होते हैं उनको खरीद लेते हैं, बाकी अपने सहपाठियों से लेकर पढ़ लेते और नोट्स बना लेते थे। उस साल लेखक अपनी माध्यमिक शिक्षा की परीक्षा भी पास किए। पुरानी पुस्तकें को बेचकर बीए की जो पाठ्य पुस्तकें थी उनको भी सेकंड हैंड बुक शॉप में जाकर खरीद लेते हैं। अब सारी पाठ्य पुस्तकें खरीद कर भी लेखक के पास क्या बच जाते हैं, 2 रुपए बच जाते हैं। अब लेखक देखते हैं कि सामने के सिनेमा घर के थिएटर्स में, नया जो थिएटर्स है उसमें एक नई मूवी लगी है जिसका नाम है देवदास। उस समय उस फिल्म की, मूवी की बहुत ही चर्चा होती थी, परंतु लेखक की माँ को सिनेमा देखना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेखक माँ से कहते हैं कि किताबें बेचकर 2 रुपए, मतलब उस समय क्या होता है, लेखक एक गाना रहता है मूवी का, वो गाना गुनगुनाते रहते हैं, दुख के दिन बीतत न, इस टाइप का कुछ गाना रहता है। तो लेखक की माँ उस गाना को सुनती है तो बोलती है कि जाओ बेटा, तुम्हारा जो 2 रुपए बचा है उस 2 रुपए लेकर मूवी को देख आओ। माँ बोल देती है कि किताबें बेचकर तुमने 2 रुपए अपने पास बचे उससे मूवी देखाओ। तो वही 2 रुपए लेकर माँ की सहमति पाकर लेखक फिल्म देखने चले जाते हैं। पहला शो खत्म होने में कुछ समय बाकी था, तभी वही लेखक क्या करते हैं, वहीं पर आसपास जान पहचान की दुकान, जो चारों तरफ जगह रहता है, वहीं पर चलते रहते, टहलते रहते हैं। तभी वहां पे एक किताब की दुकान मिलती है जो उनके जान पहचान की रहती है। अचानक देखते हैं लेखक कि वहां पर टेबल पर देवदास नाम की एक पुस्तक पड़ी हुई है जिसके लेखक थे शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। उस किताब का मूल्य था केवल 1 रुपया। लेखक क्या करते हैं, उसकी दुकान पर अपनी पुरानी किताबें
बेचते रहते हैं, तो लेखक का उसका पुराना ग्राहक रहते हैं लेखक। तो वह लेखक से क्या करते हैं, कोई कमीशन नहीं, जो दुकानदार होता है वो लेखक से क्या करता है, कोई कमीशन नहीं लेता है, वह केवल 10 आने में ही उस किताब को लेखक को दे देते हैं। जो दुकानदार रहता है वो लेखक को क्या करते हैं, 10 आने में वो किताब दे देते हैं। अब लेखक सोचते हैं कि इस 1.5 रुपए में पिक्चर देखकर क्या होगा, 10 आने में अगर देवदास की किताब ही खरीद लेते हैं तो फिर घर लौटकर वह किताब अपनी माँ को दिखाते हैं। लेखक की माँ के आंखों में उनकी देखकर आंसू आ जाता है। लेखक को यह मालूम नहीं था कि वह आंसू खुशी के थे या गम के थे। क्यों? क्योंकि वो 2 रुपए से तो मूवी देखने के लगे थे, लेकिन मूवी ना देख के वो क्या करते हैं, उल्टा 10 आने में उस किताब को देवदास को खरीद लेते हैं और पैसे भी बचाकर वापस ले आते हैं। वह लेखक के अपने पैसों की खरीदी हुई पहली, अपनी निजी लाइब्रेरी की पहली किताब रहती है। तो जब लेखक का ऑपरेशन सफल हुआ, तब लेखक के पास एक मराठी कवि विंदा करंदीकर उस दिन मिलने आए थे। उन्होंने लेखक से कहा कि भारती, ये सैकड़ों महापुरुष जो पुस्तक रूप में तुम्हारे चारों ओर उपस्थित हैं, मतलब पूरा पुस्तकालय के बीच में ही तो वो लेटे हुए ना, तो जो आते हैं लेखक कवि, मराठी कवि विंदा करंदीकर, तो बोलते हैं ये जो तुम्हारे चारों तरफ हजारों सैकड़ों महापुरुष जो तुम्हारे चारों तरफ उपस्थित हैं, इन्हीं के आशीर्वाद से शायद तुम आज बचे हो। वो उन किताबों की बात कर रहे हैं महापुरुष, कि इन्हीं के आशीर्वाद से शायद तुम बचे हो। इन्होंने तुम्हें क्या किया, पुनः जीवन दान दिया है, पुनः जीवन दिया है। लेखक ने मन ही मन विंदा को, महापुरुषों को और सभी को प्रणाम करते हैं। और लेखक को मालूम था कि उनके द्वारा इकट्ठी की गई सभी पुस्तकों में उनके प्राण बसते हैं, जिस प्रकार तोते में राजा के प्राण बसते हैं। और प्रणाम करते हैं और उनकी आंखें बंद हो जाती है और वो चल बसते हैं। तो ये था एक छोटा सा निजी पुस्तकालय का सारांश। तो आशा करती हूँ कि आपको यह सारांश अच्छा लगा होगा। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को भी लाइक करें। और यदि आपको यह सारांश टेक्स्ट के रूप में चाहिए तो आप हमारे वेबसाइट www.educationforindia.com में विजिट करके इस सारे सारांश को आप टेक्स्ट के रूप में भी पा सकते हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन पे भी क्लिक कर लें, ताकि आपको जितने भी हम वीडियो अपलोड करें वो सब नोटिफिकेशन के माध्यम से आपको मिल सके। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा, उसके माध्यम से आप हमारे वेबसाइट में भी जा सकते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।